विधेयक को हम बांटते हैं तो किसी बिल को हम दो तरह से कहते हैं। एक तो तरीका होता है साथी आपका पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर कि उसको पेश कौन कर रहा है, पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर उसको तय करेंगे। आधार पर जो पेश करने वाला व्यक्ति है, यानी कि हम कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन प्रेजेंटिंग, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन पर्सन प्रेजेंटिंग। तो जो पेश करने वाले व्यक्ति है, विधेयक को पेश करने का अधिकार किसको है? पहली बात तो आपको ये समझनी है, जैसे कि मैं और आप क्या संसद में जाके किसी विधेयक को हम पुट कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये शक्ति किसके पास में है कि आप कहेंगे नहीं भैया, कानून का निर्माण, कानून जो निर्माण का कार्य है वो संसद का है, और इसके लिए हमने किनको चुन के भेजा था? हमने अपने प्रतिनिधि चुन लिए थे इसके लिए, और हमने अपने अपने लोगों को भेज दिया था लोकसभा में या राज्यसभा में। जो लोग जाने थे वो पहुंच चुके हैं। ये काम किनका होगा? लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों का होगा। जब हम राज्य की बात करेंगे तो ये कार्य होगा विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों का। बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर देखा जाएगा। अच्छा, फिर तो बाकी बचे हुए लोग कौन है? जैसे हमने कल भी कैलकुलेशन की थी, बाकी के 85% में कौन है? तो आप कहेंगे बाकी के 85% तो मंत्री नहीं होते। मंत्री नहीं होते तो कौन होते हैं? सांसद तो होते हैं या नहीं होते हैं? तो आप कहेंगे हाँ वो एमपी तो होते हैं। तो यानी कि अगर मिनिस्टर नहीं है और सिर्फ एक आपका क्या है, सांसद है, यानी कि वो अन्य सदस्य है, अन्य सदस्य के द्वारा लगा रहा है, तो इसके लिए भी क्या शर्त होगी? तो इसके लिए भी क्या शर्त होती है? इसके लिए शर्त होती है 1 महीने का पूर्व नोटिस। 1 महीने के पूर्व नोटिस पर ये लेकर आएंगे, पहले नोटिस देंगे इसको। यानी मंत्री के लिए बाध्यता सिर्फ आपका कितने की है? 7 दिन की। इनके लिए जो बाध्यता है वो 1 महीने की है। ओके, तो दरअसल में इसमें एक बात और कही जाती है, गैर सरकारी या जो निजी विधेयक होता है इसमें एक बात कही जाती है कि अक्सर विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, क्योंकि देखो जिनकी सरकार है तो सरकार में जो विधेयक है वो आम सांसद के द्वारा क्यों पेश करवाएंगे? वो किसी ऐसे सांसद से पेश करवाएंगे उसको जो मंत्री है, यानी मंत्री या उसकी टीम मिलकर के उसको पेश करेगी। ठीक है, क्योंकि भाई इससे तो तौहीन हो जाएगी ना। आप ये समझिए कि आपका जो नेता है जिस विभाग के, कोई बिल किसी न किसी विभाग से संबंधित होगा। अब कोई स्वास्थ्य विभाग का मामला है तो अगर स्वास्थ्य मंत्री पेश नहीं कर रहे हैं और कोई साधारण सांसद पेश कर रहा है तो इसमें स्वास्थ्य मंत्री अपनी तौहीन नहीं समझेंगे? थोड़ी सी कल्पना करिए आप इस बात की, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ उस विभाग में जो है आपका, तो ऐसे जो मंत्री के द्वारा पेश हो रहे हैं वो सरकारी, यानी कि वो कौन होंगे? वो आपका गवर्नमेंट में होंगे। कोई मंत्री कौन होंगे? जिनकी सरकार है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के व्यक्ति मंत्री हो जाएंगे। क्या भी आप मुझे बताइए कि वर्तमान सरकार में कांग्रेस का कोई मंत्री है? तो आप कहेंगे नहीं, जिसने सरकार बनाई है उसी के मंत्री होंगे। तो पेश किसके द्वारा किया जाएगा? मंत्री के द्वारा। यानी कि ये पक्ष के द्वारा होता है, जिनकी वर्तमान सरकार है उनके द्वारा सरकारी विधेयक पेश होता है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो गैर सरकारी विधेयक अक्सर देखा जाता है कि ये विपक्ष के द्वारा पेश होता है। तो भैया अगर विपक्ष के द्वारा पेश होता है तो विपक्ष तो कमजोर चीज है, तो फिर तो ये पास ही नहीं होता होगा। ऐसा नहीं है, कई बार विपक्ष के द्वारा भी अच्छे आइडियाज आते हैं। और अब तक अगर हम बात करें भारत के साथी तो लगभग 14 विधेयक ऐसे हैं जो गैर सरकारी विधेयक हैं और अब तक पास हो चुके हैं। सबसे पहला सरकारी विधेयक एक आया था वक्फ बोर्ड के लिए, तो वो भी पास हुआ था। तो विपक्ष भी कई बार लाता है आपका, और विपक्ष जो अक्सर लेके आता है, ऐसा नहीं है कि ज्यादातर तो पास नहीं होते, अमूमन पास नहीं होगा, ज्यादा चांस क्या होंगे पास ना होने के, लेकिन कभी कभी अच्छी रिकमेंडेशन से अगर तो उनको कंसीडर भी किया जाता है। और अगर हम बात करें आजाद भारत से अब तक 14 बार उसको कंसीडर किया गया है। बात क्लियर है सारी अब तक की? तो बात एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है, बड़े ध्यान से देखना। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने कुछ नहीं लिखा, ना तो मैंने लिखा पेश करने के आधार पर, ना मैंने लिखा विषय वस्तु के आधार पर। एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ लिया विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या आंसर आएगा आपका? अभी नामों से जरा देखिए कितने प्रकार के आपको तो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो अगर वो कैटेगरी ही बना देगा, वो बोल देगा पेश होने के आधार पर, तो तब तो बचा ही नहीं कि 2 होंगे। आपसे पूछ ले विषय वस्तु के आधार पर, सब्जेक्ट मैटर के आधार पर कितने होंगे, तो विषय वस्तु के आधार पर 3 होंगे। ये बात हमने जान ली। लेकिन वो इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल ना करके आपसे पूछ ले विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, यानी फिर हमारी सामान्य समझ कहेगी कि 4 होंगे, क्योंकि एक साधारण विधेयक हो जाएगा, एक धन विधेयक हो जाएगा, एक वित्त विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा। तो 3 तरह से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तीनों तरह का प्रश्न आपको सही बताना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। पेश बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल। एक तो आपका कौन सा होगा? गवर्नमेंट बिल और एक प्राइवेट बिल। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के आधार पर, तो आप कह देंगे वो होगा आपका ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और अगर आपसे पूछ ले जनरली देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल, तब आपको कहना है कि 4 प्रकार के होंगे, एक ऑर्डिनरी होंगे, एक आपका मनी बिल होंगे, एक फाइनेंस बिल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होंगे। 4 प्रकार के बिल हो जाएंगे हमारे। कोई दिक्कत नहीं बात में, आगे चलें। अब सकते लो गतिरोध कि भाई लोकसभा में तो पारित हो गया, और लोकसभा में पारित होने के बाद में गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या कर सकती है? उसको या तो राज्यसभा उसको पास कर देगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो प्रेसिडेंट साहब के पास चला जाएगा। राज्यसभा ऐसा भी तो कर सकती है उसको अस्वीकृत कर दे। तो ये क्या हो गया? एक हिंड्रेंस हो गई, एक बाधा हो गई, एक ऑब्स्टेकल हो गई। या ऐसा हो सकता है कि वो उसको रोके रखे, या ऐसा हो सकता है वो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे। संभव है ना? ये 4 स्थितियां होती है, तो पास करेंगे या स्वीकृत करेंगे, ठीक है, या उसको रोके रखे रखेंगे, या उसको वापस भेजेंगे पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। 4 ही चीजें होती हैं। 4 में से एक चीज है कि उसको उन्होंने बोल दिया ठीक है पारित करो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बाकी 3 स्थितियां जो हैं उनको बोलते हैं गतिरोध। ऐसी स्थितियों में क्या बुलाई जाती है? फिर आपका जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी। जॉइंट मीटिंग को कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति बुलाएंगे। लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे जॉइंट मीटिंग की? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, समझ रहे? दोनों सदन को एक साथ बिठा करके। तो जब मैं बोला करूं तो उससे संबंधित आर्टिकल लिखा करो, सोचा करो कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, ये आपको सोचना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग किसने पेश किया है इसको? अब आप जान गए इस बात को कि भैया इसको तो पेश जो है कोई भी कर सकता है, मिनिस्टर या अदर मेंबर। तो मान के चलो एक मिनिस्टर ने पेश किया या किसी एमपी ने पेश किया, तो वो पहले दिन आएगा। और नोटिस कितने दिन पहले देगा इसके लिए बताओ? इसके लिए नोटिस कितने दिन पहले देगा? तो आप कहेंगे भैया ये सरकारी है या गैर सरकारी है? दोनों ही इसको रख सकते हैं। अगर वो व्यक्ति गैर सरकारी था तो 30 दिन पहले नोटिस दिया होगा उसने। अगर किसी मंत्री ने उसको रखा है तो उसने मिनिस्टर ने कितने दिन पहले नोटिस दिया होगा? 7 दिन पहले नोटिस दिया होगा। तो उनका वो कंसीडर हो गया कि ठीक है आप इसको इस दिन, उसको सदन के जो प्रमुख हैं वो बताएंगे कि इस दिन आप इसको पुट कर सकते हैं, तो पुट हो गया। तो पहला दिन जो होगा, जो पाठन का होगा, इस दिन क्या बताया जाएगा? जो व्यक्ति इसको पुट कर रहा है वो इसका शीर्षक पढ़ेगा। शीर्षक पढ़ता है इसका कि भाई, और साथ में इसका उद्देश्य बताएगा। क्या बताएगा? इसका उद्देश्य, यानी कि इसके टाइटल को पढ़ेगा। इसका टाइटल पढ़ेगा कि भाई किस बारे में है और क्या विषय होगा, कि आप क्या करना चाहते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि आपके जीवन में आपका क्या उद्देश्य है, तो आप बताओगे कि मैं इस चीजों को इस तरह से और इस रास्ते से करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने ये योजना बनाई है। ठीक है, और इस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें शीर्षक और उद्देश्य बताया जाता है, और शीर्षक और उद्देश्य को क्या कर लिया जाता है? अगर स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, सदन के प्रमुख उसको बोलेंगे कि ये स्वीकार है, ठीक है, स्वीकार है, ठीक है, इसका जो उद्देश्य है, जो आप चाह रहे हैं, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इसकी दूसरी रीडिंग होगी सदन में। तीसरे में क्या होगा? अब देखो एक चीज और होती है यहाँ पर, मैंने क्या बोला, इनको क्या मिलती है यहाँ पर? प्रिंटेड कॉपी दे दी जाती है सब लोगों को। अब दूसरे सदन में बहस हो गई, चर्चा हो गई, लेकिन मान के चलो अभी भी ये हुआ कि भाई जो विपक्ष है वो उन चीजों को नहीं देख पाया कि इसके अंदर क्या खामियां हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं, इसमें क्या और सुधार होने चाहिए। तो संसद में एक समिति होती है, अस्थायी समिति। वो बनाई इसलिए जाती है, उसका नाम है प्रवर समिति, यानी सेलेक्ट कमेटी। तो सेलेक्ट कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि वो किसी विधेयक को बहुत ध्यान से पढ़े कि भारत के संविधान के अनुरूप ये है या नहीं है, कहीं भारत के संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई आपका गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये काम किसका है? तो जैसे ही दूसरे सदन में पास होता है द्वितीय पाठन के बाद में, फिर ये प्रवर समिति को भेजा जाता है। इसको भेजा जाता है सेलेक्ट कमेटी को। जब मैं संसद की समितियां पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास में, संसद की समितियां ही पढ़ेंगे, स्थायी और अस्थायी समिति कौन सी होती है। तो ये जाता है किसको? एक सेलेक्ट कमेटी को। सारे लोग बोले सेलेक्ट कमेटी का क्या काम है? जांच करना कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। लिख भी सकते हैं आप इस बात को। प्रवर समिति का कार्य उस बिल को एग्जामाइन करने का होता है, उस बिल की या उस विधेयक की जांच करने का होता है। ओके।
और इन्होंने मान के चलो राज्यसभा में भी हम बात करें, पिछला मैंने बता दिया कि हम आपका लोकसभा में हमने मान लिया था, इसको हमने राज्यसभा मान लिया। तो राज्यसभा ने भेजा इसको कहाँ पर, लोकसभा को। तो संशोधन करके भेजा गया कि भाई ये बिंदु जो है इनमें ये चीजें आप हम सुझाव देते हैं, आपको रिकमेंड करते हैं, ये चीजें बदल लो। और जैसे ही लोकसभा गया, लोकसभा ने कहा ठीक है, आपने जो संशोधन भेजे वो हमको एक्सेप्ट है, और वो उसको स्वीकार कर ले, तो फिर भी तभी क्या हो जाएगा, तभी पारित हो जाएगा। लिख लेना इसमें, ऐसे लिख सकते हैं, यदि संशोधन स्वीकार हो जाए, यदि संशोधन स्वीकार हो, पता है पहले ही अनुशंसा ली जाती है, राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन होती है, वहां तो बुलाई नहीं जा सकती। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो संविधान संशोधन बिल है, वहां भी संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जा सकता। तो संयुक्त बैठक तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर आपका एक स्थिति आएगी विधेयक की, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा, और एक स्थिति आएगी आपका साधारण विधेयक, यहां पर बुलाई जा सकती है। तो साधारण विधेयक क्या बोला मैं, साधारण विधेयक स्थिति आ गई है। तो इसमें आप विचार करें जरा, अगर दोनों सदनों को बराबर शक्ति दे दी जाती धन विधेयक के मामले में, तो क्या होता कि लोकसभा में पारित होता पहले तो, और लोकसभा में सरकार है तो सरकार बहुमत में वो तो जल्दी से पारित करा लेगी, गवर्नमेंट को कहीं पे कुछ करना है आपका अभी तुरंत। अगर राज्यसभा को शक्ति दे दी जाती तो क्या होता है, ये पैसा इतने जल्दी आप समझ पा रहे निकल पाता, आप इमेजिन करके देखिए। तो क्या विपक्ष नहीं चाहता कि सरकार का ये काम अगर टाइम पर नहीं हुआ तो सरकार की किरकिरी होगी और सरकार को गिराएंगे फिर लोग, तो क्या उस पैसे को वो अटका के नहीं रखते अगर राज्यसभा में विपक्ष का बहुमत होता। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल अटका के रखते भैया। इसीलिए धन विधेयक वाले जो मामले हैं टैक्स के, सेंसिटिव मैटर्स हैं, सेंसिटिव मैटर्स में ज्यादा राज्यसभा को शक्ति नहीं दी गई है, ठीक है। इसमें राज्यसभा को ज्यादा शक्ति इसलिए नहीं दी गई है। और साथ में दूसरी बात क्या है, ये जो 5-6 बातें हमने की, इसमें अपवाद क्या होंगे, एक्सेप्शंस क्या होंगे, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस को नोट करना। अगर ये चीजें कभी बात की गई है तो एक्सेप्शंस है, उसमें जुर्माना, आप जो बिल लेके आए थे उसमें कोई जुर्माने का प्रावधान है, कोई दंड वगैरह की बात की गई है, किसी फाइन की बात की गई है, जुर्माने का प्रावधान है, प्रोविजन ऑफ फाइन है, तो उसको आप कभी भी धन विधेयक नहीं मानेंगे। 3 ही स्थिति है ऐसी, बस 3 स्थिति। कौन कौन सी, जुर्माने का प्रावधान उसमें नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति शुल्क की बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि लाइसेंस फीस का प्रावधान। लाइसेंस ऐसे नहीं कि वेपन का लाइसेंस सोच लो कि 0.45 की पिस्टल लाइसेंस, नहीं। इस देश में व्यापार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है बहुत सारे व्यापारों के लिए, हाँ या ना, ठीक है, बोलेंगे फटाफट से। तो लाइसेंस फीस का प्रावधान यानी कि आप कहेंगे आपका प्रोविजन फॉर लाइसेंस। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है स्थानीय सरकार ने कोई कर लगाया है, स्थानीय सरकार द्वारा, स्थानीय प्रायोजन के लिए, उसी जगह के विकास के लिए, स्थानीय प्रायोजन के लिए स्थानीय सरकार द्वारा कोई कर यानी कि कोई टैक्स लगाया गया है। अभी मैंने बताया सरकार, स्थानीय सरकार उसको उत्पादन लगा भी सकती है, उसको हटा भी सकती है, परिहार मैंने आपको समझाया उसको कम कर सकती है, और उसका कोई भी रेगुलेट करने के लिए कुछ भी चीज़ बना सकती है, और विनियमन अभी बताया था साथी या नहीं, मैंने कहा तो किसी भी टैक्स को इंपोज किया जा सकता है, और किसी भी टैक्स को चाहे तो रिपील कर दें, हटा दें, आपका रिमिशन कर लें यानी कि कम कर दें या विनियमन करें। लेकिन यहाँ पर चीजें किसके द्वारा है, कभी इस बात से कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि भैया यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं किसी कर का, और यही बात इसलिए मैंने यहाँ पे शब्द लिखा स्थानीय सरकार द्वारा। ये बात जो चल रही है चलिए पूरे देश की, पूरे देश के लिए, जैसे इनकम टैक्स हो गया पूरे देश के लिए, आपका जीएसटी हो गया पूरे देश के लिए, ये किसके लिए, स्थानीय सरकार अगर उसको लगा रही है, स्थानीय सरकार स्थानीय प्रायोजन के लिए, मान चलो किसी नगर पालिका कोई नियम बना रही है या किसी छोटी जगह के लिए कोई नियम बनाया जा रहा है, तो उसको मनी बिल में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। भैया संचित निधि कोई राजस्व कहते हैं क्या, आप संशोधन के लिए आपने अक्सर देश में ऐसी बहस देखी होंगी कि ये तो बीजेपी पार्टी संविधान को बदलना चाह रही है, सुना है आपने कभी या नहीं। अक्सर विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है, राहुल गांधी जी पूरे चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को हाथ में लेकर के घूमे, उसको हाथ में लेकर के जनता का दिल जीतने के लिए, और बहुत सारी जनता जो है उनके पक्ष में आई, उस बात को लेकर राजनीतिक पार्टी को अपने हथकंडे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो संविधान बदला गया है वो कांग्रेस के टाइम पे ही बदला गया है। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, कहने का मतलब है कि क्या संविधान में संशोधन, क्या बोले कि संविधान को बदलने की तैयारी कर रही है पार्टी, तो क्या सच में संविधान को बदला जा सकता है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। अब तक इतने सारे संशोधन हुए हैं, पूरे के पूरे संविधान को बदला जा सकता है, और ये शक्ति संविधान ने ही संसद को दी है। यानी अगर संविधान को कल बदला भी गया तो वो संविधान के अनुरूप ही वह प्रक्रिया संसद करेगी, और ये शक्ति उसको संविधान ने ही दी है। यानी कार्य कैसा हो गया, संवैधानिक हो गया। तो अगर आप संविधान बदलने जैसी चीज की बगावत या खिलाफत करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप संविधान के फिर आदर्शों का पालन खुद ही नहीं कर रहे हैं। भाई कोई किसी एक्स पर क्वेश्चन मार्क लगा के बताए कि भाई आप जो है संविधान को बदलने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो प्रोसेस संविधान में दिया हुआ है, आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, और साफ साफ कहा गया है कि पूरे संविधान को बदला जा सकता है। इसका मतलब संविधान के आदर्शों का फिर हम पालन नहीं कर रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर लिखना, संविधान संशोधन की शक्ति किसको है, और अब से पहले इतनी बार बदला जा चुका है। तो ये कौन लोग होते हैं जो इस पर बहस करते हैं, आप कहेंगे कि ये सिर्फ लोगों को, उन लोगों को टारगेट करते हैं जिन लोगों को इसके बारे में समझ नहीं है, उन लोगों को लगता है यार हमारे तो अधिकार छीन लिए जाएंगे। संविधान संशोधन की शक्ति, पावर टू। अब संविधान संशोधन में क्या भैया एक नाम और आपने सुना होगा, आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए, सुना है कभी या नहीं, आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति। तो वो कौन सी स्थितियां हैं कि जब हमको विशेष बहुमत के अलावा आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें साथ ही हमको आर्टिकल 368 से इसको बाहर रखा गया है। तो पहले इसकी 2 कैटेगरी हैं, पहले लिख लेना, संविधान संशोधन पहली कैटेगरी जो है आपकी वो है साधारण बहुमत द्वारा भी हो सकता है। सच में अभी तो आपने लिखा विशेष बहुमत से, इसीलिए तो लिखा रहा हूं, कुछ कैटेगरी ऐसी भी होंगी साधारण बहुमत द्वारा भी संविधान संशोधन हो जाएगा। यानी कि जो बहुत छोटे विषय हैं उनको किसमें रख दिया गया कि भाई इनके लिए तो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, ये हो सकते हैं बाई सिंपल मेजोरिटी। और वो विषय कौन कौन से हैं, आज आपको काम है। आर्टिकल 2 में क्या बताया था मैंने आपको, या आपको आर्टिकल 3 में मैंने क्या बताया था जरा बताना आप। आर्टिकल 169 आप आगे चल के पढ़ोगे, इसको भी नोट कर लो। आर्टिकल आपका 11, आर्टिकल 2 में आपने देखा था कि भारत के बाहर से हम कुछ मिला रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता कि उसके लिए हमको विशेष बहुमत चाहिए। ये तो अच्छी बात है, हमारे देश में कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है साधारण बहुमत से। देश को ऐसी जरूरत है कि किसी राज्य का नाम बदल, किसी राज्य का क्षेत्रफल, आर्टिकल 3 में क्या था, आर्टिकल 3 में था भारत के अंदर राज्यों का जो सीमा क्षेत्र नाम आदि जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके लिए भी साधारण बहुमत चाहिए। आर्टिकल 169 आप आगे चल के पढ़ोगे, जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उसके सृजन यानी उसके गठन उस बात की गई है। तो आर्टिकल 11 में क्या है, नागरिकता की समाप्ति आदि के लिए बात की गई है, ठीक है, ये नागरिकता का संशोधन है। तो ऐसे जो होते हैं संविधान संशोधन वो साधारण बहुमत से हो जाते हैं। तो भैया फिर वो कौन से होते हैं, याद रख लेना, आंसर होगा कब होगा आपका, इसके लिए आंसर जो होगा कि जब कोई भी मामला हमारी संघात्मक व्यवस्था से संबंधित होगा। संघात्मक होने का अर्थ क्या समझते हैं, मैंने आपको शुरुआती कक्षाओं में बताया था, पहले वो आंसर लिखें तब आप समझेंगे। तो मैंने क्या बोला आप सब लोगों से, इसकी स्थिति कब होगी, इसका विषय होगा, लिख लेना इसका विषय, इसका जो सब्जेक्ट होगा ये कब चाहिए होगा हमको, इसका विषय होगा जो संघात्मक व्यवस्था को, जो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करे, प्रभावित करे। संघात्मक व्यवस्था बताएं जरा, फेडरलिज्म से आपका क्या मतलब है, फेडरलिज्म से यूनियन के साथ में भैया स्टेट, यूनियन के साथ में आपका स्टेट, बहुत बढ़िया, स्टेट एंड सेंट्रल, हरिकेश भाई जी ने बहुत अच्छा लिखा है, स्टेट एंड सेंट्रल, स्टेट एंड सेंट्रल, केंद्र और राज्य की बात, बहुत बढ़िया, आसान से शब्द यही है इसके। तो जो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करे, इसका मतलब क्या, विच इफेक्ट द फेडरल सिस्टम, विच इफेक्ट द, इस पर हमने बहुत विस्तार से बात की थी, विच इफेक्ट द फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम में क्या होता है आपका, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों की बात हो, ठीक है, इसका सब्जेक्ट है। तो जैसे कि मान के चलो केंद्र राज्य संबंधों पे कोई कानून बन रहा है, तो केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस अनुसूची में बताए गए हैं, बताना जरा मुझे। 7वीं अनुसूची हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, 7वीं अनुसूची पर कोई कानून बन रहा है,
7th शेड्यूल पर कोई भी कानून आएगा, क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या है आपका, कितने प्रकार के विषय हैं, 3 प्रकार के संघ सूची आपका मैंने आपको बताया था। आपका एक साथ ही राज्य सूची होती है, फिर राज्य सरकार कानून बनाती है, कॉन्करेंट होती है, समवर्ती सूची होती है। तो ये तीनों किसके बीच का बंटवारा है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ही तो है। तो संघात्मक व्यवस्था पर कोई कानून अगर आएगा कभी भी, 7वीं अनुसूची पर कुछ भी अगर बदलाव होना है, कोई संशोधन होना है, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य दोनों के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी मामले में आपको सुप्रीम कोर्ट लिख लेना, 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची के जो मामले हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि आपका हाई कोर्ट के मामलों में कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, और आपका राज्यसभा सीटों में कोई बदलाव करना है। राज्यसभा सीट शेड्यूल में 4 में, तो राज्यसभा की सीट राज्यवार होती है ना, यूपी में 31 सीट होंगी, कल को बढ़ाना घटाना या किसी में भी। या हम कह सकते हैं आपका एक चीज़ हम कह सकते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कैसे रिलेशन होंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशन होंगे, इसकी बात हम कर सकते हैं। 7वीं अनुसूची होगी, राष्ट्रपति से संबंधित कोई बात है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई बात है, प्रेसिडेंट के निर्वाचन से संबंधित कोई संशोधन होना है, या निर्वाचन प्रक्रिया से, याद रखना निर्वाचन की प्रक्रिया से भी कोई संशोधन होना है। इन सब मामलों में क्या होगा, विशेष बहुमत तो चाहिए, यानी 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए, और साथ में आपका क्या होगा, आधे से आधे राज्यों का, कम से कम आधे राज्य, यानी कि आधे राज्य तो उसके लिए समर्थन करेंगे। अच्छा, जब हम कह रहे हैं आधे राज्य समर्थन करेंगे, तो वहाँ राज्य का कौन व्यक्ति का सीएम करेगा समर्थन, नहीं। राज्यों में भी तो विधानसभा होती है, राज्यों में भी कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद यानी कि 2 हाउस हैं, 6 हैं, आपका यूपी है, बिहार है, आपका क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। तो वहाँ पर उनको साधारण बहुमत से, राज्यों का जो बहुमत चाहिए, राज्यों का जो अनुसमर्थन चाहिए, वो कैसा चाहिए, वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो भैया साधारण बहुमत चाहिए। बात क्लियर हो गई। बस एक विषय याद रखें कि आपका संघात्मक व्यवस्था, और फिर भैया तीसरी स्थिति विशेष बहुमत कब चाहिए, तो याद रखना एक तो संघात्मक ना हो और ये 4 विषय ना हो, अन्य सब पर कभी भी संविधान में कोई बदलाव करना है तो ये 4 तो मैंने बता दिया आपको सिंपल मेजोरिटी से, और ये मैंने बता दिया संघात्मक होगा तो विशेष बहुमत से, और साथ में आपका आधे राज्यों के ज्यादा अनुसमर्थन से, और इनके अलावा अन्य बातें क्या आपको जितने भी आर्टिकल है वो सब किससे होंगे, वो सब विशेष बहुमत से होंगे। ठीक है, संपूर्ण संविधान बदला जा सकता है, तो मूल ढांचा क्या है बेटा, और सो क्या आना चाहिए था आपको थोड़ा सा, अभी तो आप थोड़ा जल्दी आ गए कक्षा में। जब हमने इतने दिन बोला था तो आपको तो ये लगता होगा कि यार लोग जो है ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं लूटने की, है ना, ये 2-4-5 दिन क्लास चलाएंगे और फिर क्या बोल देंगे, कुछ बहका के शॉर्ट में खत्म करके कि ठीक है पेड कोर्स में आ जाओ, यही सोच रहे थे ना, यही सोचते रहो। तो संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है कि राष्ट्रपति उसके लिए पूर्व सिफारिश करे, ठीक है, गलत बात है, ठीक है। और आपका जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्य करेगा, अनुमति देंगे, बिल्कुल देंगे, बाध्य किया गया उनको। इससे किया गया 24वें संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई बंद नहीं है, एकदम से ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। मैंने आपको संयुक्त बैठक में भी बताया था कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं बुलाई जाती। तो क्या हो जाएगा आपका, कौन से सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। किसने अनिवार्य कर दिया, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 का, कब, 1971 का, उससे इसको बाध्य किया गया। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या होगा, ये आप बताएंगे। ये आप सब लोगों को आंसर करना है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और जितने भी साथी हमारी इस क्लास को बाद में देखें, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ केवल रिक्त स्थान में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक कहाँ पर पेश होगा, केवल कहाँ पर पेश होगा, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि वित्त विधेयक को एक्सप्लेन किया तो बोलता किसी भी सदन में, अब किसी भी सदन का नाम दे नहीं रखा, तो राज्यसभा में हो नहीं सकता, तो किसी भी सदन में बोले या लोकसभा, तो हम किस पर जाएंगे, करेक्ट पेपर लोकसभा, ठीक है, किस पर जाएंगे, लोकसभा पर लेंगे। 10 में संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही है, कौन से एक सही है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंधित विशेष प्रक्रिया को दिया गया है, हाँ जी, विशेष प्रक्रिया दी गई है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, ये पूछा गया, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। राज्यसभा या तो धन विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, रिकमेंडेशन कर सकती है, लोकसभा माने या ना माने। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, नहीं, लोकसभा की मर्जी है, करे ना करे, तो क्या ठीक हो गया, 1 2 3 अभी पूछा गया इसी निर्णय अंतिम होगा, नहीं। राज्यसभा को धन विधेयक को अधिकतम नहीं भैया 14 दिन में, धन विधेयक की परिभाषा 108 में नहीं, धन विधेयक की परिभाषा 110 में, नाको का साइन है, नाको। क्या बोले, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम रहता है, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद में वित्त विधेयक, भारतीय संसद में जो साथी वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी पूछा गया 2023 यूपीएससी में, भारतीय वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों आपने पढ़े, बहुत विस्तार से आंसर करें। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, अस्वीकृत कर सकती है, ठीक है। भाई लोकसभा ने वित्त विधेयक को भेजा है कहाँ पर, राज्यसभा में। तो मैंने क्या बताया कि वित्त विधेयक अगर आप ट्रीट करेंगे वित्त विधेयक प्रकार 1, तो उसमें तो क्या होगा आपका, ये भैया उसमें तो दोनों सदनों को साधारण, मैंने क्या बताया साधारण विधेयक जैसा ट्रीट होगा, तो राज्यसभा उसको संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, संशोधित थोड़ी करेगी। क्या बोलेंगे, संशोधित या अस्वीकृत नहीं, संशोधित बोल देंगे सब, तो इसका मतलब संशोधन के लिए तो वापस भेजना पड़ता है ना, खुद संशोधित नहीं कर सकती ना, तो गलत हो गया। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसा रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, हाँ जी, रिकमेंडेशंस दे देंगे। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, सही बात है, इस मामले में कभी संयुक्त बैठक नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्या बताया मैंने, इसको तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा गया और ये सेंसिटिव मैटर था, किंतु वित्त विधेयक के लिए सातवीं बैठक आवश्यक होती है। क्या बोलेंगे आपका, एकदम सही बात है, वित्त विधेयक के लिए कर सकते हैं। कितने कथन सही हो गए, 2 और 3, क्या बोलेंगे आपका, कितने कथन सही है, अच्छा ऐसे नहीं पूछा, कितने कथन सही है, कितने कथन सही हो जाएंगे आपका, 2 और 3, 2 कथन सही हो जाएंगे। आगे, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, ये तो क्या हो गया, सही हो गया। राज्यसभा के पास धन विधेयक को स्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं, सही है। कोई धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय करने का एकमात्र निर्णायक शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है, सही बात है। धन विधेयक पर चर्चा करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है, क्यों, चर्चा तो कर सकते हैं ना, चर्चा तो कर सकते हैं ना भाई, 14 दिन तक होल्ड कर सकते हैं उसको, मैंने क्या बोला, उस पर रिकमेंडेशन कर सकता है, रिकमेंडेशन कब करेंगे, चर्चा होगी तभी तो, ऐसी थोड़ी अपने आप रिकमेंडेशन हो जाएगी, चर्चा से रिकमेंडेशन होगी। निम्नलिखित में से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल, किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन। भारत की संचित निधि से बाहर धन का विनियोजन, ठीक है, कुछ भी अप्रोप्रिएशन हो रहा है या रेगुलेशन हो रहा है। स्थानीय प्रयोजन, मैंने कहा था स्थानीय प्रयोजन को ये किसमें कहा गया था, आर्टिकल 117 के सबसेक्शन 2 में कहा गया था कि भैया स्थानीय प्रयोजन के लिए लाइसेंस कोई फीस ली जा रही है आपसे, और साथ में तीसरी चीज क्या बताई थी मैंने आज की क्लास में आपको, कि शुल्क, कैसा शुल्क होगा, लाइसेंसिंग का हो गया और एक जुर्माने का प्रावधान, ये बात की गई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है, अब इतना